यूपी विधानसभा चुनाव 2022 के 7वें और अंतिम चरण के लिए 7 मार्च यानी कि आज मतदान हो रहा है। पीएम नरेंद्र मोदी के संसदीय क्षेत्र वाराणसी समेत उत्तर प्रदेश के 9 जिलों की 54 विधानसभा सीटों पर आज सुबह 7 बजे से शाम 6 बजे तक मतदान होना है। आइए नजर डालते हैं कि किन किन सीटों पर मतदान होना है और यहां कि क्या है समीकरण। उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव 2022 के 6 चरणों के मतदान हो चुके हैं। अब चुनाव अंतिम पड़ाव पर पहुंच गया है। 6 चरणों की वोटिंग के बाद राज्य में आज 7वें और अंतिम चरण का मतदान हो रहा है। 7वें चरण में राज्य के 9 जिलों की 54 सीटों पर वोटिंग हो रही है। इसके लिए चुनाव प्रचार शनिवार शाम 6 बजे थम गया है, लेकिन इससे पहले सभी राजनीतिक दलों ने प्रचार में पूरी ताकत झोंक दी है। अंतिम चरण में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के संसदीय क्षेत्र वाराणसी समेत पूर्वांचल के 9 जिले शामिल हैं। बता दें कि यूपी में अब तक 403 सीटों में से 349 सीटों पर वोटिंग हो चुकी है। 7वें चरण में राजनीति के कई दिग्गजों समेत योगी सरकार के 6 मंत्रियों की परीक्षा होगी। इनमें से 5 वर्तमान मंत्री हैं। 7 मार्च को आजमगढ़, मऊ, जौनपुर, गाजीपुर, चंदौली, वाराणसी, मिर्जापुर, सोनभद्र और भदोही जिलों में मतदान हो रहा है। इन जिलों की 54 सीटों पर कुल 613 प्रत्याशी चुनावी मैदान में हैं, जिनके भाग्य का फैसला 2.6 करोड़ मतदाता करेंगे। 2017 के विधानसभा चुनाव में इन 54 सीटों में से भाजपा ने 29, सपा ने 11, बसपा ने 6, अपना दल ने 4, सुभाषपा ने 3 और निषाद पार्टी ने 1 सीट जीती थी। 7वें चरण में सियासत के कई धुरंधरों की किस्मत का भी फैसला होगा। योगी सरकार के 7 मंत्रियों के साथ इस चरण में दांव पर है। 7वें चरण में रॉबर्ट्सगंज, ओबरा, दूधी, दीदारगंज, अतरौला, गोपालपुर, सकलरिया, सागरी, शिवपुर, मुबारकपुर, सेवापुरी, भदोही, ज्ञानपुर, औरई, मधुबन, घोसी, मोहम्मदाबाद, गहना, मऊ, मोहम्मदाबाद, सैयदपुर, चकिया, अजगर, रोहानिया, मछली शहर, मरियायाहू, छाम्बी, मिर्जापुर, मंझवा, चुनार, शाहगंज, जौनपुर, मल्हानी, बदलापुर, पिंडारा, आजमगढ़, निजामाबाद, जमानिया, मुगलसराय, फूलपुर, पवई, लालगंज, मैहरगढ़, जाफराबाद, सैदपुर, मारियाहा, घोरावल, वाराणसी उत्तर, वाराणसी दक्षिण, वाराणसी कैंट, गाजीपुर, जंगीपुर, जहूराबाद और मुंगरा बादशाहपुर सीट पर मतदाता अपने मताधिकार का प्रयोग करेंगे। ऐसे में देखने वाली बात ये होगी कि 10 मार्च को यूपी किसका होगा। ब्यूरो रिपोर्ट, स्वराज एक्सप्रेस। यूपी में 7 मार्च को 7वें चरण का मतदान। मतदाताओं का झुकाव आखिर किस ओर है, चलिए अब ये समझने की कोशिश करते हैं हमारे संवाददाताओं से। आजमगढ़ से हमारे संवाददाता जुड़े हुए हैं और लखनऊ से निशांत जुड़े हुए हैं। आजमगढ़ से जो हमारे सहयोगी हैं, सबसे पहले उनसे सवाल कि जिस तरह से आजमगढ़ पहले मनीष देखा जाए तो सपा और बसपा के कब्जे में था और उसके बाद अभी हालात ऐसे क्या बने हैं जिससे बीजेपी उम्मीद लगा के बैठी है कि शायद अब हो सकता है कि जो पहले 1 सीट उन्हें मिली थी अब 1 से बढ़ जाएंगी यहां पर। मनीष जी, सबसे पहले आपको बता दें कि पिछली बार की अपेक्षा इस बार लोगों में एक अलग जुनून, एक अलग कहने की जात पात से उठ के वोटिंग करने का विचार बना है। और सच्ची बात बता दें कि कुछ लोगों की राय जैसे इस बार में मामला था कि महंगाई मुद्दा, बेरोजगारी मुद्दा और पेंशन योजना, तो कुछ लोगों का मत उधर काम किया है। कुछ लोग ये चाहते थे कि डबल इंजन की सरकार रहेगी तो उत्तर प्रदेश में विकास होगा। तो कुछ लोग युवा वर्ग तो आधा उधर आधा भारतीय जनता पार्टी की तरफ झूम के वोट किया है। अब आपको बता दें कि यही 10 विधानसभा की सीटें पिछली बार भारतीय जनता पार्टी 1 सीट में केवल लड़ाई में थी। वही बाहुबली रमाकांत के सुपुत्र चुनाव लड़े थे तो वह जीत की उम्मीद लगा के बैठी तो चुनाव जीती। लेकिन इस बार 5 विधानसभा सीट सीधे समाजवादी पार्टी और भारतीय जनता पार्टी में सीधी टक्कर दिखाई दे रही है। जैसे मैं आपको बता देना चाहते हैं कि सदर, अतरौलिया, फूलपुर और सगड़ी, ये इससे भारतीय जनता पार्टी और समाजवादी पार्टी की सीधी टक्कर दिखाई दे रही है। और 3 सीटों पे समाजवादी और बहुजन समाज पार्टी लड़ रही है, इस मुबारकपुर, लालगंज, दीदारगंज में। और 1 सीट
तो त्रिकोणी लड़ाई है बनी हुई है जो मेहनगर की सीट है। तो कहीं न कहीं देखा जाए कि राशन योजना रही हो या गरीबों की जो नई योजना भारतीय जनता पार्टी द्वारा लाई गई हो, उसका प्रभाव देखने को मिला है। ठीक है, ऐसा जो अभी तक हमने समीकरण देखे सपा और बसपा का, सिक्का आखिर क्यों चलता है यहाँ पर? आखिर वजह क्या है इसकी? वजह देखने को अगर बता दें तो सबसे बड़ी बात यह है कि यहाँ जैसे यादव वोट ज्यादा है, या फिर मुस्लिम वोट ज्यादा है, या फिर दलित वोट ज्यादा है, या फिर अगर संकट की बात करें तो 7 विधानसभा के जो वोटर हैं यादव और मुस्लिम अगर एक जगह हो जाते हैं तो इनकी तादाद भारी हो जाती है। और 6 विधानसभाओं में दलितों का वोट काफी है। लेकिन इस बार की लड़ाई का मामला यह रह गया कि बहुजन समाज पार्टी के ऊपर लोगों का विश्वास नहीं रह गया। अब इस नाते जो है, अब हम आपको बता देना चाहते हैं कि दो धुरी में लड़ाई रह गई है आजमगढ़ की, समाजवादी और भारतीय जनता पार्टी के बीच में लड़ाई रह गई है। और एक तरफ विकास की लड़ाई है और एक तरफ और देखा जाए तो तमाम मुद्दे और भी, महंगाई का मुद्दा है, बेरोजगारी का मुद्दा है, और अखिलेश यादव ने घोषणा की थी पेंशन योजना, तो उसके ऊपर भी लोग भरोसा जता रहा है। अब देखने वाली बात होगी कि 10 सीट में समाजवादी पार्टी कितनी पाती है, भारतीय जनता पार्टी कितनी पाती है, और बहुजन समाज पार्टी। लड़ाई में 3 बहुजन है और 5 भारतीय जनता पार्टी है। ठीक है, हमारे साथ बने रहेगा निशांत, मनीष निशांत भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। निशांत, जिस तरीके से देखा जाए ओवरऑल अगर बात करें तो सबसे ज्यादा दिलचस्प सीट सिर्फ आजमगढ़ ही है। बाकी अगर बात करें चाहे वो सोनभद्र ले लीजिए, चाहे वो और जो सीटें हैं, चाहे वो कोई भी सीट उठा लीजिए, भदोही ले लीजिए या जौनपुर ले लीजिए, यहाँ पर हिसाब ऐसा रहा है कि जो भी बीजेपी के कब्जे में ही सारी सीटें लगभग हैं, या तो बीजेपी के सहयोगी दल के कब्जे में है। सिर्फ यही एक ऐसी सीट है आजमगढ़ जहां पर बीजेपी पहले अपना परचम लहरा नहीं पाई थी, और अब शायद क्योंकि उन्हें लगने लगा है कि अगर जैसे कि पहले जो विधायक सपा या बसपा के लिए गए तो सरकार तो बीजेपी की थी, जाहिर सी बात है विकास उतना नहीं हो पाया होगा, क्योंकि अक्सर ये देखने को मिलता है विपक्षी पार्टी के विधायकों को नहीं फंड मिलता है या फिर नहीं उनकी योजनाएं सुनी जाती हैं। तो क्या उन्होंने ये डिसाइड कर लिया है कि अब योजनाएं अगर चाहिए, विकास चाहिए, तो इन्हीं की पार्टी का ही कोई विधायक हमें लाना पड़ेगा, या फिर वहां पे कुछ और इस बार देखने को मिलने वाला है नतीजा, जो कि कहीं ना कहीं यहाँ एक सीट है खोने के लिए बीजेपी के पास यहाँ कुछ नहीं है, लेकिन पाने के लिए बहुत कुछ इस सीट पर है। देखिए, आजमगढ़ के अलावा जो अन्य जिले हैं उन सारे जिलों में अलग अलग सिनेरियो है। आजमगढ़ और आसपास के जिन जिलों में समाजवादी पार्टी या जो गठबंधन है समाजवादी पार्टी से जुड़े हुए दल है, उनको खोने के लिए तो बहुत कुछ है, पाने के लिए कुछ नहीं। लेकिन अन्य सीटों पे भारतीय जनता पार्टी के लिए खोने के लिए बहुत कुछ है, पाने के लिए सब कुछ है, खोने के लिए कुछ भी नहीं। तो ऐसे में ये जो सिनारियो है वो सिनारियो इस बार बड़ा अलग बना हुआ है। अंतिम चरण है, ये राजनीतिक पंडित मान रहे हैं कि अंतिम चरण ही सरकार बनाने में सबसे मुफीद रास्ता होगा। पूर्वांचल के इन जो 54 सीटें हैं वही तय करेंगे कि सरकार सत्ता की कुर्सी पे कौन बैठेगा। इसीलिए भारतीय जनता पार्टी जो सत्ताधारी, उसको अपना कुनबा बचाना है, उसको अपनी जो सरकार है सरकार की कुर्सी को बचाना है, इसलिए वो लगातार एक्टिव रही। 2-2, 3-3 बार मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ वीडियो जारी किए, प्रेस कॉन्फ्रेंस किए। उनके जो सहयोगी दल हैं उन सहयोगी दलों ने भी काफी प्रेस कॉन्फ्रेंस किए और अंतिम चरण में मतदान देने के लिए हर कोशिश किए। उसके अलावा अगर बात करें, अखिलेश यादव भी लगातार वीडियो जारी कर रहे हैं, लगातार बुलडोजर की फोटोज वीडियो जारी कर रहे हैं, तस्वीरें साफ कर रहे हैं। उनका कहना है कि अंतिम चरण में हम लोग अंतिम चरण में भी आगे बढ़ रहे हैं, और पहले जो 5-6 चरण हुआ है उन 6 चरणों में भारतीय जनता पार्टी पूरी तरीके से साफ हो चुकी है। यही कारण है कि अंतिम चरण में बॉडी लैंग्वेज सरकार और सरकारी अफसरान की सबका बदल गया है। अब तो ये तो 10 तारीख को साफ हो पाएगा कि क्या किधर क्या कुछ रुक है। लेकिन जो ये अंतिम चरण है, चाहे वो वाराणसी का देख लीजिए, वाराणसी में 9 सीटों में 8 सीटें भारतीय जनता पार्टी के खाते में थे, सहयोगी दल था, 2 सीटें सहयोगी दलों के पास था, वो जो अब समाजवादी पार्टी की तरफ चले गए। सुभाष सपा 1 सीट पे थी और अपना दल 1 सीट, और बाकी 6 सीटें जो है भारतीय जनता पार्टी वहां से जीत हासिल की थी। तो ऐसे में वहां पर भी दिलचस्प लड़ाई है। सोनभद्र देख लीजिए, आजमगढ़ देख लीजिए, जौनपुर देख लीजिए, ये सब मिला जुला रुख है, छोटी छोटी। वाराणसी की अगर बात करें तो यहाँ पर योजनाएं, चाहे वो बस स्टॉप से लेकर हो, रेलवे स्टेशन हो, चाहे वो काशी विश्वनाथ कॉरिडोर हो, पूर्वांचल एक्सप्रेस वे हो, तमाम ऐसी योजनाएं थी जो कि लगातार वाराणसी को, चाहे केंद्र हो चाहे राज्य हो, मिलती रही और साल भर मिली है। कहीं ना कहीं दौरा भी लगातार, चाहे वो योगी का रहा हो चाहे वो मोदी का रहा हो, लगातार भी होता रहा है।
तो एक ऐसा नहीं कि कहीं ना कहीं एक छोड़ दिया था वाराणसी को। प्लस वाराणसी का आध्यात्मिक नगरी है, तो जाहिर सी बात है हर सीटों पर कहीं ना कहीं हिंदुत्व और धार्मिक भावनाओं से भी जुड़ी सीटें रही हैं। शायद इसी वजह से पहले भी यही समीकरण देखने को मिले थे। तो क्या लग रहा है कि यहाँ पर बीजेपी की कोई सीट खो सकती है, या 1-2 सीट से मार्जिन से ठीक है, समझ में आता है, या फिर ज्यादा लॉस यहाँ हो सकता है? कोई आसार है ऐसे सिर्फ वाराणसी की सीटों पर? नहीं, देखिए वाराणसी इन जो भी सीटें हैं और जितने भी 9 जिले हैं उनमें वाराणसी जिला सबसे अहम, खास और सबसे हॉट जो मतदान के लिए हॉट जिला बना हुआ है। कारण यह है कि यहीं से देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सांसद है, और ये माना जाएगा कि जितनी भी वोट पड़ रहे हैं वो भारतीय जनता पार्टी और खास तौर पे मोदी के नाम पे पड़ रहे हैं। और यही कारण है कि पिछली बार जब 2017 की बात करें तो वहां पे ये माने जा रहे थे, बहुत सारे सर्वे आए, बहुत सारे समीक्षा आए, उसमें ये माना जा रहा था 3 से 4 सीटें भारतीय जनता पार्टी को मिलेगी। वहीं पे 17 तारीख का दिन था पिछले चुनाव में, तब उन्होंने एक रोड शो किया, रैली की, और उसके बाद रातों रात वहां का सिनेरियो बदल गया। यानी जो वहां की जनता थी और वो सीधे तौर पे प्रधानमंत्री से अपने आप को रिलेट की, और प्रधानमंत्री के नाम पे पूरा का पूरा जो है एक तरफा वहां से जो है भारतीय जनता पार्टी को जिता दी। तो जाहिर सी बात है कि प्रधानमंत्री का वहां पे एक खासा वर्चस्व है। उनको जो वाराणसी वासी हैं, जो काशी वासी हैं, उनको पता है कि हमारे बीच का है प्रधानमंत्री, हमारे पास का है प्रधानमंत्री जो देश पे राज कर रहा है, इसलिए ये भी खास है। दूसरे नो डाउट इस पे साफ है, किसी भी समीक्षात्मक डिबेट को उठा लीजिए, किसी भी समीक्षा ले लीजिए, चाहे विपक्ष की बातें ले लीजिए, तो लेकिन वाराणसी में जो विकास की गति जिसका आपने चर्चा किया, चाहे वो काशी विश्वनाथ कॉरिडोर हो या फिर अन्य जो बिजली के खंभे लग रहे हैं, जो रोड सकरी थी उसको रोड बनवाना, वहां से कनेक्टिविटी करना, एयरपोर्ट, बहुत सारे वहां पे विकास कार्य। क्योंकि वहां पे इतनी गंदगी थी, दीपक मैं बता रहा हूँ कि हम लोग तो जाते रहते थे, तो वहां पे देखते थे जो गंदगी है, गंदगी का अंबार लगा हुआ होता था, जो टूटी हुई सड़कें थी, तो हर दिन एक्सीडेंट देखने के लिए मिलता था। उसको कहीं ना कहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने, योगी आदित्यनाथ की सरकार ने उसको दुरुस्त करने की कोई कोर कसर नहीं छोड़ी है वाराणसी में। लेकिन उसके इतर समाजवादी पार्टी भी कोई कोर कसर नहीं छोड़ रही है वहां से जीतने के लिए, क्योंकि वहां पे एक महंत के पुजारी को भी उसने टिकट दिया है। और उस सीट की बात करें तो वहां पे अभी सवेरे मैं देख रहा था कि वहां पे तस्वीरें देख रहा था कि वहां पे बताया जा रहा है कि जो बहुत सारी महिलाएं जो अपनी नकाबपोश महिलाएं बुर्का कह सकते हैं कि बुर्के में महिलाएं वो जाकर के भारी तादाद में मतदान कर रही है। ये माना जा रहा है कि वो मतदान जो है, जो सिनेरियो है, वो कहीं ना कहीं समाजवादी पार्टी के और उस महंत के जो मंदिर के पुजारी है उनके तरफ जाएगा। तो जाहिर सी बात है कि लड़ाई दिलचस्प हो जाता है लखनऊ वाराणसी का। तो ऐसे में समाजवादी पार्टी वहां पे सेंध लगाने की कोशिश में है, और भारतीय जनता पार्टी अपना वो जो गढ़ है, जो कहीं ना कहीं 2014 के बाद जब ठीक है निशांत, बिल्कुल और भी चर्चा आपसे करेंगे, और भी चीजों के बारे में, समीकरण क्या बन रहे हैं वो जानेंगे। मनीष, आपका बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। वक्त फिलहाल छोटे से ब्रेक का, जल्द उनके हाथ से। रूप मंत्रा आयुर्वेदिक फेस वॉश, इसमें है क्यूकम्बर के प्योर एक्सट्रैक्ट जो नेचुरली चेहरे को मॉइस्चराइज रखे। ये कोई कॉस्मेटिक नहीं, आयुर्वेदिक औषधि है। 5 राज्यों में अब की बार किसकी बन रही सरकार? उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, मणिपुर, पंजाब और गोवा। 22 का चुनावी रण है, कितना जोरदार। कहा किसका दावा निकलेगा दमदार? कौन होगा सबसे असरदार? मतदाताओं की क्या है पुकार? 10 मार्च को देखिए सबसे तेज सटीक नतीजे सिर्फ स्वराज एक्सप्रेस SMBC पर सुबह 7 बजे से लगातार। अपनाएं आयुर्वेदिक रूप मंत्रा, इसमें है क्यूकम्बर के प्योर एक्सट्रैक्ट जो नेचुरली चेहरे को मॉइस्चराइज रखे, ताकि पिंपल्स और डेड स्किन जैसी प्रॉब्लम से मिले रिलीफ। रूप मंत्रा आयुर्वेदिक फेस वॉश, ये कोई कॉस्मेटिक नहीं, आयुर्वेदिक औषधि है।
Bhabha University Bhopal is recognized as the top leading institution of Madhya Pradesh, which advances your career in education. Bhabha University is right for you as we choose career before anything. It is the best place to explore dreams and discover yourself, as we provide you the 50 acres of lush green campus, top leading recruiters for placement, high-tech laboratories, excellent and trained faculty, strong academic, international immersion programs, various scholarships and many more. Bhabha University is the emerging university of Madhya Pradesh. Join Bhabha University as your future begins here. For further details, contact 91650255. में आपका स्वागत है। लगातार हमारे सहयोगी निशांत हमारे साथ बने हुए हैं और वो लगातार हर सीट का एक समीकरण जो क्या कह रहा है या जनता का मिजाज क्या है, मूड क्या है और साथ ही साथ वहां समस्याएं क्या थी या समस्याएं क्या हैं जिनकी वजह से जनता वोट कर रही है या किसको जिताने के मूड में है, वो जानने की कोशिश हम कर रहे हैं। वाराणसी के बाद अगर बात करें निशांत, तो आखिर ऐसी कौन सी एक और हॉट सीट है या जो सीटें हैं, चाहे वो जौनपुर का लेते, जौनपुर में सबसे ज्यादा है, जौनपुर की अगर बात करें तो यहाँ पर भी लगभग बीजेपी ही है, और क्या यहाँ पर बीजेपी को कोई लॉस हो सकता है और यहाँ का समीकरण या मूड जनता का क्या कहता है? विकास की धारा यहाँ से होकर गुजरी है कि नहीं? देखिए, पूर्वांचल के किसी भी जिले में चले जाइए तो विकास का अगर आप चर्चा करते हैं तो विकास से भी कई ऐसे मुद्दे हैं जो मायने रखते हैं पूर्वांचल के इन सब सारी सीटों पे। आप बेशक आप वाराणसी चले जाइए, जौनपुर चले जाइए, जौनपुर में कहीं न कहीं जातिगत राजनीति बहुत तेजी से चलती है। धनंजय सिंह वहां से चुनाव लड़ रहे हैं और कहीं न कहीं समाजवादी पार्टी उनको लगातार, सपा सुप्रीमो लगातार घेरने की कोशिश करते रहे, क्योंकि उन्होंने उसी बहाने योगी आदित्यनाथ पे भी घेरा। उन्होंने कहा कि गैर मुसलमान और गैर पिछड़ी जातियों के बहुत सारी जातियों को गिनाया उन्होंने कि उनके घर पे, उन दबंगों के घर पे, उन गुंडों के घर पे उन्होंने काफी बकायदा जिक्र किया। वहां पे बुलडोजर क्यों नहीं आपका रुकना चाहूंगा, आपसे जुड़ूंगा। मिर्जापुर से हमारे साथ सहयोगी जुड़ गए हैं राजकुमार पटेल। राजकुमार, जिस तरीके से देखा जाए मिर्जापुर में, सबसे पहले तो जानना चाहूंगा इस वक्त कितनी वोटिंग परसेंट हो चुका है वहां पर, और सबसे ज्यादा वोट किस पार्टी को मिल रही है? अगर आपने ग्राउंड रिपोर्ट पर जनता से रूबरू हुए हों, या उनके मुद्दे क्या है जिसकी वजह से वो निकले हैं घर से और वोट डालने के लिए पहुंचे हैं? जी, आपको बताना चाहूंगा कि सबसे पहले यहाँ पे 1 बजे तक 38% मतदान हुआ है मिर्जापुर में, 1 बजे तक। और रही बात कि जनता का मूड क्या है और यहाँ पे किस दल की क्या स्थिति बन रही है, तो आपको मैं बताना चाहूंगा कि इस बार जो सरकार की, केंद्र सरकार की या प्रदेश सरकार की जो तमाम योजनाएं चली, खाद्यान्न योजना रहा, किसान सम्मान निधि रहा, और इस तरीके से जो भी योजनाएं रही, उज्ज्वला योजना रहा, इसका असर खास करके महिलाओं में काफी हद तक देखने को मिल रहा है। उसके साथ साथ जहां तक सपा और भाजपा की चूंकि पूरे प्रदेश में सीधी टक्कर है, तो एक चीज लोगों को बहुत उद्वेलित कर रहा है, और वो है लोग इस बात से काफी सहमे हुए हैं कि अगर सपा की सरकार आती है तो गुंडा राज यहाँ पे शुरू हो जाएगा, दंगा फसाद शुरू हो जाएगा। तो इसको लेकर लोगों के दिमाग में ये है कि सपा सरकार के खिलाफ अगर कोई शांतिपूर्ण माहौल दे सकती है और सबको विकास के रास्ते पे ले जा सकती है, तो वो सिर्फ भारतीय जनता पार्टी ही कर सकती है। इसलिए भाजपा के पक्ष में एक अंदर, ये बाहर तो बहुत नहीं दिख रहा है, लेकिन आम मतदाताओं में इसका बड़ा असर है। ठीक है। मिर्जापुर में सबसे ज्यादा जातीय समीकरण में कौन समुदाय के लोग सबसे ज्यादा हैं और वो निर्णायक भूमिका निभाते हैं हर सीट पर? जैसे आपको बता दें कि चुनार और मरियान जो विधानसभा है, ये दोनों कुर्मी बाहुल्य क्षेत्र हैं, और चुनार में जहां तक मेरा आकलन है, यहाँ पे भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी हैं अनुराग सिंह पटेल, पूर्व मंत्री ओम प्रकाश सिंह के लड़के हैं। ये यहाँ पे चुनाव जीत रहे हैं, इसमें कोई संदेह नहीं है। और मरियान विधानसभा में राज्य मंत्री रमाशंकर सिंह पटेल हैं, और वहाँ बसपा और भाजपा की काफी जबरदस्त टक्कर है वहाँ पे, बसपा और भारतीय जनता पार्टी की। बाकी कमेरावादी और समाजवादी पार्टी, ये दोनों गठबंधन के दल एक दूसरे के आमने सामने, इसलिए लड़ाई से बाहर है। वहाँ भी राज्य मंत्री रमाशंकर सिंह पटेल जीतते हुए नजर आ रहे हैं। अगर मझवा की बात करें तो वहाँ भी गठबंधन प्रत्याशी डॉक्टर विनोद कुमार बिंद हैं, निषाद पार्टी से, भारतीय जनता पार्टी गठबंधन से हैं,
उनका भी वहाँ पे लगभग जीत तय है। और राहुल प्रकाश कोल है 96 से सुरक्षित सीट से, वहाँ राहुल प्रकाश कोल की भी स्थिति वहाँ पे अच्छी है। ठीक है जी, अगर हम जी राजकुमार जी बात कंप्लीट कीजिए कम शब्दों में। अब हम सदर की बात करें तो रत्नाकर मिश्रा वहाँ पे वर्तमान विधायक हैं और उनके विपक्ष में लड़ रहे हैं कैलाश चौरसिया जी जो पूर्व राज्य मंत्री हैं। इन दोनों की सपा और वहाँ भारतीय जनता पार्टी की टक्कर है और चूंकि वो भारतीय जनता पार्टी का गढ़ रहा है मिर्जापुर सदर, तो वहाँ पे ये टक्कर है काफी। अब वहाँ पे कुछ कहा नहीं जा सकता क्या हो सकता है। तमाम जानकारी साझा करने के लिए शुक्रिया आपका राजकुमार। अब हमारे साथ जुड़ गए हैं सोनभद्र से राशिद अलवी। राशिद, जिस तरीके से सोनभद्र की बात करें तो अब तक कितनी % वोटिंग यहाँ हो चुकी है, और अब तक के समीकरण हटा दीजिए क्योंकि लोगों के मत डालने से पहले दिमाग में कुछ और चल रहा होता, लेकिन जब पोलिंग बूथ पर पहुंचते हैं तो दिमाग में कुछ और होता है। कई लोगों से बातचीत की होगी, क्या कुछ मुद्दे हैं उनके और क्या सोच के वो वोट डाले हैं और किसकी जुबान पर किस पार्टी का ज्यादा नाम है? जी बिल्कुल, मैं बता दूं कि सोनभद्र में जिस तरह से वोटिंग हो रही है, अगर देखा जाए तो बहुत तेजी से वोटिंग हो रही है। यहाँ के जो आमजन है वो लगातार वोटिंग करने के लिए कतार टू कतार लगे जा रहे हैं और वोटिंग किए जा रहे हैं। जहाँ तक आम जनता की बात करें, जो मतदाता उनकी बात करें तो मतदाताओं का कहना है कि जो विकास और शिक्षा की बात करेगा हम उसी के प्रति झुकाव रखेंगे। और पहली बात, अगर हम बीजेपी की बात करें तो बीजेपी ने जो भी सबका साथ सबका विकास का नारा दिया था, उसके मद्देनजर जो भी गरीब तबके के लोग हैं वो ज्यादा से ज्यादा भारतीय जनता पार्टी की तरफ झुकाव रख रहे हैं। और दूसरी बात हम ये कहें कि अगर रावगंज विधानसभा जैसे हो गया तो ये त्रिकोणी, यहाँ पे जो त्रिकोणी लड़ाई चल रही है सपा बसपा और बीजेपी की है, जिसमें कि वर्तमान विधायक भूपेश चौबे को टिकट दिया गया है रावगंज विधानसभा से और अविनाश शुक्ला को बीएसपी से दिया गया है और अविनाश कुशवाहा को सपा से दिया गया है। तीनों की दिलचस्प लड़ाई है और देखा जाए तो सबसे ज्यादा अगर मैदान में लड़ाई में कोई है तो सपा और बीजेपी ही है रावगंज से। ठीक है, चलिए राशिद, तमाम जानकारी साझा करने के लिए शुक्रिया आपका। और निशांत हमारे साथ बने हुए हैं। निशांत, चूंकि समय का अभाव है और ऐसे में हर एक सीट का समीकरण तो आपसे नहीं जान पाऊंगा, लेकिन हाँ इतना है कि ओवरऑल अगर समीकरण की बात करें, ओवरऑल जो अभी इस वक्त एटमॉस्फेयर है पोलिंग बूथ पर निकल रहे लोगों का या दिमाग में उनके क्या चल रहा है, क्या समीकरण किस तरफ इशारा कर रही है, ये कम शब्दों में आपसे जानना चाहूंगा। अपने दर्शकों तक बात पहुंचे कि आखिर रुख कहाँ है किस पार्टी का। देखिए दीपक, जाहिर सी बात है कि अंतिम चरण है। अंतिम चरण निर्णायक भूमिका में इस बार दिखाई दे रहा है। पूर्वांचल के में 2 चरण होता है और ये अंतिम चरण को लेकर के सारे राजनीतिक दल पूरी तरीके से अपनी जोर आजमाइश कर रहे हैं। उनको पता है कि आज तय हो जाएगा कि सरकार किसकी बनेगी और कौन जीत रहा है कौन हार रहा है। जाहिर सी बात है कि पूर्वांचल अभी तक पिछले 2017 में भारतीय जनता पार्टी ने कई जिलों में क्लीन स्वीप किया था, कई जिलों में मैक्सिमम सीटें लेकर के आई थी, लेकिन जिस तरीके से माहौल बदलने के लिए मुद्दों को समाजवादी पार्टी और खासतौर पर समाजवादी पार्टी भी कहीं न कहीं बैकडोर पे रही। जनता जो है, जनता ने कई मामलों को लेकर के, कई मुद्दों को लेकर के लोगों से और सरकार से सवाल जवाब किए। सोशल मीडिया का जमाना है और वायरल बहुत तेजी से होती है चीजें, तो ऐसे में कहीं न कहीं सवालों को घेरे में सरकार को लाने की कोशिश की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के संसदीय क्षेत्र में बहुत सारे ऐसे मुद्दों पे घेरने की कोशिश की। जाहिर सी बात है कि समाजवादी पार्टी भी ये अंतिम चरण में बड़े अच्छे मार्ग कह सकते हैं कि बड़े अच्छे मार्ग से पास होने की संभावना जताई जा रही है। कि जिस तरीके से तस्वीरें 2 दिन से लगातार दिख रही है कि इलाहाबाद से जो ट्रेनें आ रही हैं, लगातार वहां पे जो युवा हैं जो वहां पे परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं, उनको उम्मीद है कि अभी तक जो वैकेंसी नहीं निकली, अब बात अखिलेश यादव कर रहे हैं, तो हो सकता है कि हम लोगों की जिंदगी का जीर्णोद्धार हो। वहीं पे भारतीय जनता पार्टी भी लगातार डेटा पे डेटा दे रही है कि हमने अब तक का बेहतर किया है। अखिलेश यादव अगर बेहतर करना होता तो जब तक उनकी सरकार थी तब तक तो उन्होंने नहीं किया। हम लोग आए और ऐसे बुरी परिस्थिति में, कोरोना काल के संक्रमण काल में, अगर कम शब्दों में कहें तो अब तक की जो चरण रहे हैं 6 चरण, उनमें जो सीटें रही हैं उन्होंने ताज बना दिया है जीत का। अब पूर्वांचल पहनाने का काम करेगा। अब ये पता चलेगा कि आखिर ये 7वें चरण है किसे ताज पहनाया है। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया तमाम रोचक जानकारी देने के लिए। इसी के साथ कुर्सीनामा में आज इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार।